साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आखिरकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय ले लिया कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसमें अचरज क्या है? नेशनल जनमत 8 नवंबर को, मतलब अब से तकरीबन 1.5 महीने पूर्व ही यह आशंका व्यक्त कर चुका था कि सरकार की तरफ से ही कोई एक व्यक्ति हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के 2010 के निर्णय का, जिसमें ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी, उसका हवाला दिया जाएगा और जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाई गई थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाई जा सकती है। तो अब जब यह फैसला आया है तो ना मुझे जातिवादी हाईकोर्ट्स के फैसले पर कोई संदेह है और ना ही जातिवादी सरकार की नीयत पर कोई संदेह है। फैसला लेने वाले 2 न्यायमूर्तियों के नाम सुनिए, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया। पिछड़े वर्ग के तमाम सारे नेता स्यापा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जब मेरे जैसे पत्रकार को तकरीबन 1.5 माह पूर्व यह आशंका थी कि सरकार ऐसा कर सकती है, कोर्ट के निर्णय पर भी मुझे कोई आशंका नहीं थी, तो अपने आप को राजनीतिक कहने वाले इन लोगों को क्या पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी ये खेल खेला जा सकता है? आज केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, आशीष पटेल जैसे नेता कह रहे हैं कि हम फैसले पर विधिक राय लेंगे, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहले आपके मुंह क्यों सिले हुए थे? क्यों सरकार से आपने नहीं कहा कि जब 3 राज्यों में ऐसा हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो? और अगर सरकार की नीयत ठीक थी तो क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी आंकड़े, पूरी गणना हाईकोर्ट को सौंपी गई? ट्रिपल टेस्ट इतनी कठिन बात भी नहीं है, केवल एक आयोग का गठन करना है। ओबीसी की गणना कितनी है उत्तर प्रदेश में, निकाय चुनाव में जहां जहां आरक्षण दिया जा रहा है वहां कितनी है, उसकी गणना कराने के बाद यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण 50% से ऊपर ना निकल जाए और सरकार को उस पर मोहर लगानी थी। अगर आपकी नीयत ठीक थी और निकाय चुनाव में आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते थे तो इतना कराने में देरी क्यों की गई? विपक्ष का आरोप है, जिसमें काफी हद तक सत्यता भी लगती है, कि आपकी नीयत ही नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की गई। घुमा फिरा करके बात आती है हाईकोर्ट के निर्णय पर। सरकार जो करवाना चाहती है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा लेती है। ईडब्ल्यूएस में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाली सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश से एक याचिकाकर्ता ये कहते हुए जाती है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण जो 14% से बढ़ा करके 27% किया गया था, उस पर हाईकोर्ट की स्टे होने के कारण तमाम पद खाली पड़े हैं, वैकेंसी भरी ही नहीं जा रही हैं। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बिना आंकड़े के, बिना सर्वे के, बिना किसी जातिवार जनगणना के सवर्णों के आरक्षण को ठीक ठहरा दिया था, उसी ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपनी याचिका वापस ले लो, वरना हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27 करते हैं, एससी का आरक्षण बढ़ाते हैं, एसटी का आरक्षण बढ़ाते हैं, तो हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री वंचित तबके का आरक्षण बढ़ाते हैं तो हाईकोर्ट के पेट में तकलीफ हो जाती है और उसको लगने लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आरक्षण की सीमा बढ़ी जा रही है। लेकिन जब 50% का दायरा तोड़ते हुए सवर्णों को आरक्षण देने की बात होती है तो वही सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल जाता है। जब ओबीसी में क्रीमी लेयर का दायरा तय करना होता है तो 8 लाख वाला ओबीसी अमीर नजर आता है और 8 लाख वाला सवर्ण गरीब नजर आता है। ईडब्ल्यूएस के कोटे के तहत मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सटीक टिप्पणी की थी कि अगर 8 लाख में ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण आपको गरीब लगता है तो फिर इनकम टैक्स किस बात का वसूलते हो? 5 लाख से ऊपर, 4 लाख से ऊपर इनकम टैक्स की सीमा शुरू हो जाती है और 8 लाख वाले को सुप्रीम कोर्ट गरीब मान रही है। इस देश में अभी भी कानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर जाति है और जातिगत आधार पर फैसले लिए जाते हैं। ओबीसी के तमाम सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, उनका मुंह सुला हुआ है, जुबान पंगु बन चुकी है। महज रस्म अदायगी के लिए, अपनी पार्टी के वोट बैंक के लिए कुछ कुछ बीच बीच में बोलते रहते हैं, जैसा स्यापा आप इस निर्णय आने के बाद वो कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक बात और लिखी
उसने कहा कि कई जगह जहां ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया था वहां उसकी जनसंख्या 27% भी नहीं है। तो माननीय धरती के मिलॉट से मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी की आबादी तो 50% से ऊपर है। अगर लगता है आपको कि ऐसा नहीं है तो जातिवार जनगणना करा लेनी चाहिए। वो हाई कोर्ट जो इस मुद्दे पर स्टे लगाती है, ओबीसी के आरक्षण को बार बार ये कहकर के झुठला देती है कि आपके सही आंकड़े नहीं हैं, वही हाई कोर्ट सरकारों को या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्णय क्यों नहीं सुनाती है, क्यों नहीं कहती है कि जाओ जाकर के जातिवार जनगणना करके आंकड़े जुटा करके लाओ कि इस देश में किस वर्ग की आबादी कितनी है। जब आबादी से ही तय होना है कि किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, कितना आरक्षण दिया जाएगा, तो इस मामले में फैसला सुनाते हुए आपका जातिवादी स्वरूप बाहर क्यों आ जाता है। एक सोचने वाली बात है जब आप कहते हैं कि कई जगह निकाय चुनाव में, मतलब शहर में ओबीसी की संख्या इतनी नहीं है, तो कई जगह पर ओबीसी की संख्या 27% से ज्यादा भी है। तो जहां कम है उसकी चिंता आपको है, लेकिन जहां ज्यादा है उसकी चिंता क्यों नहीं है। तो इसका मतलब बैलेंस हो गया, कहीं कम होने पर 27 मिल रहा है तो कहीं तादाद में कई गुना ज्यादा होने पर भी तो 27 मिल रहा है। इसके आंकड़े क्यों नहीं जुटाए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता है। कुल मिलाकर के पूर्व एडीएम अमृतलाल साहू जैसे जागरूक ग्रुप को जो आशंका थी वह सही साबित हुई है। सोचिए, साहू जी जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा है, जबकि ना उनको चुनाव लड़ना है ना उनको पार्टी बनानी है। लेकिन जिन लोगों को ओबीसी के नाम पर राजनीति करनी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में शामिल हो चाहे विपक्ष में शामिल, वो फैसला होने के बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उससे पहले ना विपक्ष सड़क पर उतरा, ना सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपने मुंह से आवाज निकाली। बहरहाल लोगों का कहना है कि अब हो क्या सकता है। जैसे इन 3 राज्यों में अगर सरकार की नीयत ठीक होगी तो वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की तरह एक सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी या अच्छी पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जब तक हम ट्रिपल टेस्ट के आंकड़े नहीं पेश कर पाते तब तक निकाय चुनावों को टाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब नीयत ठीक होगी। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार चाहेगी कि ओबीसी को आरक्षण देना है तो अभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं हैं। आनन फानन में वो सर्वे करवा सकती है, बता सकती है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कि ओबीसी की आबादी ज्यादा है इसलिए हमने उसको 27% आरक्षण दिया है। देखिए, मांग होनी चाहिए थी कि 27% का दायरा बढ़ाया जाए, लेकिन अब मांग करनी पड़ रही है कि हमें वही जो मिल रहा था 27% वही दे दो। यही सामाजिक न्याय का रिवर्स फॉर्मूला है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पूजनी है, पिछड़े वर्ग से आने वाले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को अपने आप को अनुयायी बताना है, दूसरी तरफ ओबीसी के आरक्षण की, अधिकार की, हक की हकमारी करनी है। क्या होगा ये सरकार की नीयत पर और ओबीसी के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं और संगठनों पर डिपेंड करेगा कि वो 2 अप्रैल की तरह जब SC/ST एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था तब अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम सारे लोग सड़कों पर आ गए थे। संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों ने उसमें उनका सपोर्ट किया था। ओबीसी अगर इसको जन आंदोलन बना पाते हैं तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए नजीर होगा और ये समझ में आ जाएगा कि इस घर का ये जो बड़े शरीर वाला हाथी है जिसको बहुजन कहा जाता है, ये अब सो नहीं रहा है, जाग गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।